चलिए आज का केटीजी का सेकंड एपिसोड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आरएमएस स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला, मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला, एक डेरिवेशन किए थे लास्ट क्लास में। एक छोटा सा डेरिवेशन मीन फ्री पाथ, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, सिर्फ फार्मूला पूछा गया था कि मीन फ्री पाथ का फार्मूला क्या है और फार्मूला को देखकर टिक मारना था। लिखो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ सबसे पहले समझा जाइए फ्री पाथ क्या होता है। याद कीजिए हम लोग के कमरे में गैसियस मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम मोशन and distance travel by gaseous molecule between two successive collision। दो बार जो आपस में मॉलिक्यूल टकराया, दो लगातार कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फ्री पाथ। नाम ही है फ्री पाथ, जहां पर कोलिजन नहीं हुआ। नोट करो, लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल, distance travel by molecule between two successive collision। distance travel by molecule between two successive collision, between two successive collision is known as free path, is known as free path, and average of free path, and average of free path is, average of free path is mean free path। mean free path, mean free path समझो कुछ ऐसा। सपोज एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इस कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल है। सिंपल से समझने के लिए मान लिया सभी मॉलिक्यूल रुका हुआ है, ठीक है। एक कोई मॉलिक्यूल यहां से चलना स्टार्ट किया, एक कोई मॉलिक्यूल यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, यहां से टकराते हुए यहां गया, फिर मान लो यहां टकराया, फिर सपोज यहां कोलाइड हुआ, फिर ये यहां कोलाइड हुआ। यहां से यहां का डिस्टेंस फ्री पाथ का सिंबल लैम्डा यूज करते हैं। तो ये रहा फ्री पाथ लैम्डा 1, ये फ्री पाथ लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, ठीक है। तो फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार टक्कर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फ्री पाथ। और सभी फ्री पाथ को आप एवरेज कर लो, सभी फ्री पाथ को अगर आप एवरेज कर दोगे तो लैम्डा मीन फ्री पाथ, जितने फ्री पाथ है सबको प्लस करके नंबर से डिवाइड कर दोगे। सपोज n फ्री पाथ, तो डिवाइड बाय n। लिखो पहले यहां तक, इसके बाद डिराइव करवाएंगे मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। ये रहा बच्चे फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ। इसका डेरिवेशन भी अपने को पढ़ना है, इसका डेरिवेशन भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहां तक सिंपल है। फ्री पाथ, हम लोग सभी बच्चे मान लो कहीं क्लासरूम में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दो लगातार टक्कर के बीच, ठीक है, आप जितना दूर चले वो है फ्री पाथ। और जितने फ्री पाथ है सबको जोड़ करके नंबर से डिवाइड कर दिए तो वो निकल गया मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये निकल गया मीन फ्री पाथ। अब आगे लिखो डेरिवेशन ऑफ मीन फ्री पाथ।
डेरिवेशन ऑफ मीन फ्री पाथ, डेरिवेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। चलो समझो इसका डेरिवेशन। पहले बिल्कुल एनसीईआरटी के तरीके समझा रहे हैं, फिर हम एकदम सिंपल तरीके से बैठ। चलो को पहले पहले मैं ही समझा रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है? बट वो लिखना नहीं, लिखना वो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहले थोड़ा विजुलाइज करो। मैंने यहां पर एक सिलेंडर एज्यूम किया, ठीक है? और एक मॉलिक्यूल ये है जिसकी डायमीटर डी है। ये मॉलिक्यूल इसके अंदर मान लो मूव कर रहा है। अब कुछ मॉलिक्यूल मान लो बाहर है, कुछ मॉलिक्यूल इधर है, ठीक है? कुछ मॉलिक्यूल मान लो इसके अंदर ही है, सभी मॉलिक्यूल का साइज सेम है, ठीक है? और कुछ मॉलिक्यूल सिलेंडर को जस्ट टच कर रहा है। ये इतने सारे मैंने मॉलिक्यूल एज्यूम किया, ठीक है? और कहीं कहीं मान लो, चलो ये ठीक है? अब समझो बच्चे, ये ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है। ये सिंबल होता है एवरेज। एवरेज का दो सिंबल एनसीईआरटी यूज किया है, या तो ऊपर बार लगा दो या तो ये सिंबल लगा दो, तो ये दोनों ही सिंबल है एवरेज का। तो ऐसा समझो कि एक मॉलिक्यूल जा रहा है 20 स्पीड से, ठीक है? अब इसके अंदर गया तो ये जो सामने तीन मॉलिक्यूल दिख रहा है, इससे तो टकराने की गारंटी है, टकराएगा पक्का है। जो दो बिल्कुल सिलेंडर से बाहर है उससे नहीं टकराने की बिल्कुल गारंटी है। इस दो से कोलिजन बिल्कुल नहीं होगा, इस तीन से 100% होगा, और सिर्फ इस दो को देखो, अपने को मेनली स्टडी करना है इस दो को। अब ध्यान दो, ध्यान देना इस दो को। तो ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इस दो को देखो, ध्यान देना, ध्यान दो, ठीक है? इस तीन से पक्का इसका कोलिजन होगा। ये इसके दो बाहर है, इससे कोई कोलिजन नहीं होगा, ठीक है? इससे कोई कोलिजन नहीं होगा। अब देखो कुछ टर्म जो हम लोग क्लास में यूज किए थे, ठीक है? क्लास में हम लोगों ने टर्म यूज किया था छोटा एन। छोटा एन क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब टर्म तो लिखते जाओ, एन, ये सब टर्म तो लिखते जाओ पहले। देखो n is the number of molecule per unit volume. n is the number of molecule per unit volume. n is the number of molecule per unit volume. d, छोटा d, छोटा d लिखो। डायमीटर ऑफ, छोटा d लिखिए, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, छोटा d डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये देखो एवरेज, ये यार दोनों एक ही सिंबल है। एवरेज, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। सर स्मॉल डी एक बार फिर से रिपीट कर दो। स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। एन यहां पर तुम लिख दो, एन क्या है? नंबर अपॉन वॉल्यूम। n is the number of volume, n is the number of molecule per unit volume, n is the number of molecule per unit volume। v हो गया एवरेज और मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, d हो गया डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, d हो गया डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, d डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? चलो पहले मेरे सिंपल तरीके समझ लो, थोड़ा सा आसान होगा फिर एनसीईआरटी को समझने में। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, पहले लिखना बिल्कुल नहीं है, सिंपल मेथड लिखना नहीं, लिखना वो जो एनसीईआरटी में है, ठीक है? ये मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल जिसकी डायमीटर डी है, ये यहां से ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल जस्ट इसके सिलेंडर को टच कर रहा है, मतलब ये एक लिमिटिंग कंडीशन है, ये एक लिमिटिंग कंडीशन है। जो अंदर है उससे टकराने की गारंटी है, जो बाहर है उससे नहीं टकराने की गारंटी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो इसकी यहां से यहां डायमीटर डी है, ये डायमीटर डी है, सभी का साइज क्या है, सेम है। अब ध्यान देना, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस डी है, रेडियस डी है। मतलब ये कहने के बाद बच्चे, अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पर है तो उससे वो टकरा ही जाएगा, जो यहां पर ये टच कर रहा है, जो सब अंदर है, सबसे टकराएगा। तो लिमिटिंग कंडीशन क्या है, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर उस मॉलिक्यूल से टकराएगा जो इसके अंदर है, ठीक है, जो इसके अंदर है। जो इसके कंप्लीटली बाहर है, इस दो से नहीं टकराने की गारंटी है, ठीक है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल बिल्कुल सिलेंडर जो बिल्कुल बाहर है, ये सब मॉलिक्यूल नहीं टकराएगा, उसी से टकराएगा जो इसके अंदर है। अब बताओ, अगर कोई यहां पर है, यहां पर है, तो इस दो से टकराने की गारंटी है। तो ध्यान सुनना, तो अगर ध्यान सुनो, तो इसकी डायमीटर डी है, तो सिलेंडर का देखो देखो, ये यहां से अगर ये डायमीटर डी है, तो यहां से यहां ये भी डी है, तो ये डी है, ठीक है, और यहां से ये नीचे डी है, ठीक है। तो ध्यान देना पर, तो अगर ये एक मॉलिक्यूल यहां बिल्कुल बाहर है, लिखना बिल्कुल नहीं, इससे नहीं टकराने की गारंटी है, ये जस्ट लिमिटिंग कंडीशन है। इसके जो अंदर होगा, इस सभी मॉलिक्यूल से वो टकराएगा, ठीक है। अब देखो, तो अगर ये डी है तो यहाँ ये डी, अब सुनो, अगर ये मॉलिक्यूल इसको यहाँ पर बिल्कुल अगर ये टच कर रहा है, तो ये है डी, ये है डी, तो यहां से ये अगर क्रॉस करेगा तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, अगर इसकी डायमीटर डी है। ध्यान सुनो, ये है डी, ये है, सॉरी, रेडियस ऑफ सिलेंडर डी, तो ये है डी और ये डी, ठीक है। तो अगर ये है डी, तो मतलब इस मॉलिक्यूल से टकराने की गारंटी है, जो बाहर है उससे वो नहीं टकराएगा। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ये जब इसके अंदर गया तो कितने कोलिजन होंगे, कितने कोलिजन होंगे। अब तुम समझ जाओ, किसी तुम कमरे से अंदर बाहर निकल रहे हो और कमरे में उतना ही पैसेज है, सपोज यहां से तुम ये दौड़ते हुए जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे रास्ते में जितने लोग होंगे उतने ही तुम्हारा कोलिजन होगा। जो तुम्हारे रास्ते, मान लो ये हाथ यूं करके तुम भाग रहे हो, ठीक है, तो जो तुम्हारे रेंज से बाहर है उससे तो तुम टकराओगे नहीं, टकराओगे तुम जो तुम्हारे रास्ते में आएगा, ठीक है। तो इसके, इस सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही तो कोलिजन होंगे। अब सुनने, हाँ सुनना, अगर इसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता तो नो कोलिजन, ठीक है, नो कोलिजन। सपोज मैंने मान लिया, इसे लिखना बिल्कुल नहीं, मान लिया मैंने L इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक भी कोलिजन नहीं होता, यहां से बाहर निकल गया, तो बोलते सर फ्री पाथ L है, फ्री पाथ L है। अगर तुम इसके अंदर 5 बार टकराए, 5 बार टकराए, तो ध्यान सुनना, एक भी बार नहीं टकराए, फ्री पाथ L है। अगर तुम 5 बार टकराए तो 5 टक्कर हुआ, तो फ्री पाथ कितने हो गए, L/5। 10 बार, 10 अंदर है, 10 बार टकराए, ध्यान सुनना, एक भी बार नहीं टकराए, तो फ्री पाथ कितने हो गए सर, L हो गए, ठीक है, L हो गए। अब अंदर अगर 10 मॉलिक्यूल है तो 10 बार टकराए, तो फ्री पाथ कितने हो गए, L/10 हो गए। तो इसके अंदर जितने अधिक लोग होंगे, जितने अधिक लोग होंगे, उतना ही फ्री पाथ तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जितने, यहां सुनो, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस L है, मुझे ये पता करना है इसके अंदर कितने कोलिजन होंगे, और कितने कोलिजन होंगे उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं। अगर हम मॉलिक्यूल का नंबर पता कर ले, मॉलिक्यूल का नंबर पता कर ले, तो वो निकल जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन, और नंबर ऑफ कोलिजन, और इस सिलेंडर के लेंथ में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कोलिजन, तो वो निकल जाएगा फ्री पाथ। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, कमरे में कोई आदमी नहीं है, तुम दौड़ रहे हो, फ्री पाथ काफी ज्यादा है। जितने लोग कम होंगे, जितने लोग अधिक होंगे, उतना तुम्हारा फ्री पाथ कम होते जाएगा। अगर कमरे के अंदर 5 लोग हैं, कमरे का लेंथ L है, तो L/5 फ्री पाथ। कमरे के अंदर 10 लोग हैं तो L/10 फ्री पाथ। तो जितने लोग होंगे उतना फ्री पाथ कम होंगे। तो फ्री पाथ निकालने का तरीका क्या होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, और कितने कोलिजन होंगे उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। यहां तो वो समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपना टारगेट है इसके अंदर कितने कोलिजन हुए, मैं अपना टारगेट है इसके अंदर कितने कोलिजन हुए, और कितने कोलिजन होंगे उसके अंदर पता करना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। अब वही हम पता करने वाले हैं, ठीक है।
ध्यान देना। तो स्कूल लेवल में डेरिवेशन में एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं जिसकी रेडियस है डी, जिसकी रेडियस है डी, और जो रेडियस है डी और जो मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है उसकी डायमीटर डी है, इसकी डायमीटर डी है, और ये जा रहा है एवरेज स्पीड v से। ठीक है, ये इसके अंदर जा रहा है और इसकी डायमीटर डी है, इसकी डायमीटर डी है, ऊपर भी ये रहा, ऊपर भी, ठीक है, ऊपर इसका डायमीटर डी है, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है, और ये डायमीटर डी, ठीक है। और देखो, समझा ध्यान से, तो यहां पर एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिया, इसके में एक मॉलिक्यूल जो यहां पर है, एक बिल्कुल बाहर दिखा दिए। अभी अब सब दिखाना मत, पहले मुझे ड्राइव कर दो, ठीक है। अब सुनो, लेंथ ऑफ सिलेंडर मान लिया मैंने L है, L इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, L इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, मैंने ये एज्यूम कर लिया। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस डी है, तो पाई डी स्क्वायर एच क्या है, एल, एच क्या है, एल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रेडियस डी, तो पाई डी स्क्वायर एल निकल गया वॉल्यूम। अब सुनो, छोटा n क्या था, नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर n डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर एल। तो ये छोटा n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से निकल गया अपना नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पाई डी स्क्वायर L इंटू एल, और जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही कोलिजन होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन, तो जितने नंबर मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं उतने ही कोलिजन होंगे। तो लास्ट में निकालना है फ्री पाथ, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, एंड नंबर ऑफ कोलिजन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फाइनली मीन फ्री पाथ लेंथ डिवाइड बाय इसके अंदर कितने कोलिजन हुए, तो ये है कोलिजन का नंबर, ये है कोलिजन का नंबर, पाई डी स्क्वायर एन इंटू एल, एल और एल कट गया। एनसीईआरटी में यही डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन है किसका, नंबर, सॉरी, मीन फ्री पाथ, यही डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, मीन फ्री पाथ। एक बार अच्छे से देखो, सोचो, समझो। मीन फ्री पाथ, ये सिंपल डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, बट सिंपल क्या निकाल दिए, नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, तो सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए तो उतने होंगे नंबर ऑफ कोलिजन। लेंथ ऑफ सिलेंडर एल, तो लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, कोलिजन जितना ज्यादा होगा फ्री पाथ उतना ही कम होगा, तो फ्री पाथ लेंथ अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। ये सिंपल तरीका, बट कॉपी लिखना जो एनसीईआरटी का तरीका है, तो एनसीईआरटी थोड़ा मुश्किल ये किया है, बताते हैं क्या मुश्किल किया है, लिखो लिखो आप, जो एनसीईआरटी का तरीका है बनाओ। अभी कॉपी में एक सिलेंडर, एक बनाइए कॉपी में आप सिलेंडर, लिखो कॉपी में, जिससे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा वो क्या लिखा है, बस इसलिए समझा रहा है। ये v स्पीड से जा रहा है, इसकी डायमीटर d, इसकी डायमीटर d, कुछ मॉलिक्यूल यहां यहां दिखा दो और क्या है। लेंथ ऑफ एनसीईआरटी यहां पर क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा समझना, लेंथ लिख दिया है v इंटू डेल्टा टी, ये कहां से लिख दिया, लेंथ ऑफ सिलेंडर,
अब बताओ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मॉलिक्यूल जा रहा है v स्पीड से, तो डेल्टा t टाइम में कितने लेंथ का वो सिलेंडर बनाएगा। तो ये रहा लेंथ ऑफ सिलेंडर v डेल्टा t। इट इज द लेंथ कितने टाइम में, डेल्टा t। लेंथ ऑफ सिलेंडर v डेल्टा t। लेंथ ऑफ सिलेंडर v डेल्टा t। लेंथ ऑफ सिलेंडर v डेल्टा t। डायग्राम बन गया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब लिखो नीचे, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, रेडियस डायमीटर था पाई डी स्क्वायर, और लेंथ कितना था v डेल्टा टी। Volume of cylinder pi r square h, d is the radius of cylinder, pi r square h is the length, and length v into delta t। ये रहा volume of cylinder। आगे लिखो number of molecule inside the cylinder, number of molecule inside the cylinder। n क्या था, नंबर अपॉन वॉल्यूम। n क्या था, नंबर ऑफ वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सिलेंडर n इंटू वॉल्यूम, n पाई डी स्क्वायर v डेल्टा टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सिलेंडर, छोटा n था, नंबर डेंसिटी, नंबर अपॉन वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई, नंबर इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और लिखना इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन। जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही कोलिजन होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन। यहां तक सही चल रहा है। अब इसके बाद देखो, ठीक है। ये निकल गया नंबर ऑफ कोलिजन। चलो यहां पे हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, समझा देंगे। आगे लिखो मीन फ्री पाथ, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम लोग। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर। चलो थोड़ा सा सिंपल कर ही ले, लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। लेंथ कितना था, v डेल्टा टी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, n पाई डी स्क्वायर v डेल्टा टी। कट कर दो, v डेल्टा टी कट गया। फाइनली फार्मूला 1 बाय n पाई डी स्क्वायर। मीन फ्री पाथ 1 बाय n पाई डी स्क्वायर। वैसे एनसीईआरटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल ही कर लिया। लेंथ ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ कोलिजन, जितने अधिक टक्कर होंगे फ्री पाथ उतने ही कम होंगे। तो मीन फ्री पाथ लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, 1 बाय पाई n पाई डी स्क्वायर। अब सुनो, ध्यान सुनिएगा, इस डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन में क्या माना गया, सभी मॉलिक्यूल रुका हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है, जबकि इन एक्चुअल
ऑल मॉलिक्यूल आर मूविंग। जब चैप्टर पढ़ोगे रिलेटिव वेलोसिटी तो जब जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरे की वेलोसिटी निकालते हैं तो वो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ध्यान सुनना, इन दिस डेरिवेशन वी कंसीडर्ड all molecule in rest and only one moving, but in actual all are moving. So in fact average velocity replaced by relative average velocity. नीचे नोट करो, देखिए, in this derivation we considered all molecule in rest. All molecule in rest, only one is moving. Only one is moving. But in actual, all molecule are moving. But in actual, all molecule are moving. So average velocity replaced by relative velocity. Average velocity replaced by relative. Average velocity replaced by relative. और जब पढ़ोगे रिलेटिव वेलोसिटी तो वहां बताएंगे कि इसको √2v, एनसीआर यहां लिखा भी नहीं, डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है। सो v रिप्लेस्ड बाय √2v, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी रिप्लेस्ड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में √2 टाइम्स। सो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला जो एक्चुअल है उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई d² n। अब ये डायरेक्ट आप एमसीक्यू के लिए याद रखना, मीन फ्री पाथ लास्ट ईयर आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था कि बताओ मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला कौन सा सही है, सिर्फ टिक मारना था। तो डेरिवेशन को सिंपल करने के लिए सभी मॉलिक्यूल को रेस्ट में मान लिया गया, सिर्फ एक मॉलिक्यूल जा रहा है, बट एक्चुअल में सभी मूव कर रहा है। जब पढ़ाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी वहां आपको बता देंगे ये √2 कैसे आता है, बट एनसीईआरटी भी डायरेक्ट लिख दिया है कि रिप्लेस्ड बाय √2v, तो यहां √2 लगा देना है। फाइनली ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, लॉजिकली सोचो, ठीक है। कमरे में 10 बच्चे दौड़ रहे हैं और कमरे में 10 मच्छर दौड़ रहे हैं। कमरे का साइज सेम है, दो कमरा है, दोनों कमरे का साइज सेम है, एक में 10 बच्चे दौड़ रहे हैं और एक में 10 मच्छर दौड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस बताओ फ्री पाथ किसको अधिक मिलेगा, मच्छर को या तुमको? मच्छर को। तो मच्छर का साइज, अरे मच्छर का साइज, कौन किसके घर में चिल्ला रहा है यार? मैं लॉक हटा दूंगा ग्रुप से, ध्यान रखना। मधु डांगे, तुम तो गए बाहर, मधु डांगे, ठीक है। तो जितना साइज छोटा होगा, मच्छर का साइज छोटा, तो कोलिजन कम होंगे, तो उसको फ्री पाथ ज्यादा मिलेगा। तो वही सोचो कि डायमीटर नीचे है, तो डायमीटर जितना बड़ा होगा मीन फ्री पाथ उतना ही छोटा होगा, मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा। दूसरा है नंबर डेंसिटी। अब एक में 10 मच्छर भाग रहे हैं, एक कमरे में 100 मच्छर भाग रहे हैं, तो जहां कोलिजन ज्यादा होगा वहां फ्री पाथ क्या होगा, कम होगा। सो फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। जितने नंबर ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल का, उसको फ्री पाथ उतना ही कम मिलेगा, और मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, कोलिजन ज्यादा, फ्री पाथ उतना ही कम मिलेगा। तो ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट याद रखना है, मीन फ्री पाथ 1/√2 पाई d² n। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, एनसीईआरटी में यहीं तक है, बट इसको थोड़ा सा सीखो मॉडिफिकेशन, ज्यादा नहीं। मोल कंसेप्ट का मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था, थोड़ा याद ला दे आपको, तो याद ला दे कुछ टर्म। देखो बच्चे, मैं मान चल रहा हूं कि अभी मोल कंसेप्ट कोई लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है। सुनो, एक तो बताया थे नंबर ऑफ मोल निकालना हो, ठीक है, तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल। अच्छा, एक कंफ्यूजिंग है, छोटा n
कभी नंबर ऑफ मोल यूज कर रहे हैं, कभी नंबर डेंसिटी यूज कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, यही यूज किया गया बुक में, हम यूज कर रहे हैं। एन नंबर, इसको लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला एक तो है मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एक नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये जो पढ़ोगे मोल कंसेप्ट में, किसी गैस का मास दिया रहे डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल का, ये थोड़ा सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, सुनो, जिसको नहीं पता है बस वो नोट करना। नंबर ऑफ मोल का दूसरा फॉर्मूला सुनो, बताए थे मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिसकी अप्रोक्स वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 23 और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मोल इज द काउंटिंग यूनिट जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 6 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तुमसे बोले कि बच्चे तुम 1 मोल चॉकलेट लेके आना, तुमसे बोले कि तुमसे बोला मैंने कि 1 दर्जन चॉकलेट लेके आना, तुम 12 लेके आए। मैंने बोला 1 मोल लेके आना, तो 1 मोल तो तुम लेके आओगे 6 इंटू 10 की पावर 23, जैसा ही हो गया। अब सुनो, तो जिस तरह से, जैसे समझो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं 12 होते हैं। और तुमसे मैंने बोला यार तुम 48 है, कहीं पर नंबर 48 है, और मैंने बोला बताओ कितने दर्जन है, तो आपने नंबर में डिवाइड कर दिए 12, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो आपने नंबर डिवाइड बाय 12, तो ये निकल गया कितने दर्जन है, तो 3 दर्जन है। तो कुछ वैसा ही नंबर ऑफ दर्जन निकालने के आपने किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। कुछ वैसा ही नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला कोई सा भी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल हो, नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, किसी का भी नंबर दिया रहे, इतने नंबर हैं, बताओ कितने मोल, इतने हैं तो कितने दर्जन, तो तुम डिवाइड करते हो 12 से, तो इतने हैं तो मोल निकालो, तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर Na से डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकलता है नंबर ऑफ मोल। तो 2 फार्मूला जो सीखोगे मोल कंसेप्ट में, नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये फॉर्मूला कुछ वैसा ही बन गया कि नंबर ऑफ दर्जन निकालना हो, नंबर ऑफ डजन कितने दर्जन है, तो आप डिवाइड करते हो 12 से, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, वैसे 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल कहीं दिया रहे, इतने एटम हैं, बताओ कितने मोल हैं, डिवाइड बाय Na। Na इज एवोगाड्रो नंबर। समझ में आया ये फॉर्मूला? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. मोल इज काउंटिंग यूनिट जस्ट लाइक दर्जन। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 48 मैंगो हैं, कितने दर्जन है, तो 48 बाय 12। तो वैसे 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कोई सा भी नंबर ऑफ पार्टिकल हो, नंबर ऑफ मैंगो हो, नंबर ऑफ एग हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, किसी भी चीज का नंबर दिया रहे तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर देना, तो उससे निकलता है नंबर ऑफ मोल। जिसको नहीं पता था वो कैसा नोट कर लो, अभी काम पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी का भी नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एक इसका काम पड़ेगा अभी, और एक टर्म और लिखो, एक टर्म गैस कांस्टेंट R डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर Na, एक नया कांस्टेंट होता है जिसका सिंबल Kb, नॉन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट R is the gas constant, R is the gas constant। इन फ्यूचर जो भी ये वीडियो देखेंगे तो इसके पहले आप स्टेट्स ऑफ मैटर का वीडियो देख के फिर ये देखना, तो ये चैप्टर ज्यादा समझ में आएगा। जो इन फ्यूचर जो वीडियो देखेंगे उसके लिए बता रहा हूं मैं कि केटीजी देखने से पहले आप स्टेट्स ऑफ मैटर के वीडियो जरूर देखा करें। आइए, तो अभी आगे इसका काम पड़ने वाला है। लिख लिया, हटा दें उसको। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, अभी मीन फ्री पाथ का फार्मूला क्या डिराइव करवाए थे, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो क्या था फॉर्मूला? रूट pi d square n. पाई डी स्क्वायर। ये n क्या था? नंबर डेंसिटी। ये n क्या था? नंबर डेंसिटी, नंबर अपॉन वॉल्यूम। अब सीखो बच्चे इसका मॉडिफिकेशन। क्या हम कर रहे हैं? मीन फ्री पाथ 1 बाय √2 पाई डी स्क्वायर। यह है नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो n नीचे और वॉल्यूम ऊपर ले गए। ठीक है, वॉल्यूम ऊपर ले गए। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। याद कीजिए चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें n को नंबर डेंसिटी में समझना। इसमें n क्या था? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, यहां से v की वैल्यू हम यहां रखने वाले हैं। तो ऑप्शन में कुछ हो सकता है, इसलिए कैसे मॉडिफायर है वो सीखना। एनसीईआरटी तो वहीं तक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। 1 बाय √2 पाई डी स्क्वायर n, और ऊपर v को यहां से लिखा nRT डिवाइड बाय p। आप लिखते जाओ। PV इक्वल टू nRT में n नंबर ऑफ मोल है, और यहां n जो था वो नंबर डेंसिटी है। बिल्कुल थोड़ा माइंड में सेट रखना। लिख लिया यहां तक? So 1 second. Done. Yes, sir. v को हटाए कहां से? आइडियल गैस इक्वेशन से। अब देखो बस छोटा छोटा बच्चे लगेगा, इसलिए इंटरमीडिएट स्टेप पर ऑप्शन होते समझना पूरा है। अब देखो क्या करने वाले हम। ठीक है, बताए थे कुछ देर पहले नंबर ऑफ मोल निकालना हो। इसमें n क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, बताए थे नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसको अगर ऊपर ले जाए तो एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल। तो देखो यहां से, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जाओ तो सिंपल कर दे। ध्यान दो बच्चे, बताए थे कुछ देर पहले नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल निकालना हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। इस n को अगर हम नीचे ले आए, इस n को नीचे ले आए, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 1 बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यहां से थोड़ा यूज किया। अब वहां n बाय n को रिप्लेस किया 1 बाय NA। 1 बाय √2 पाई n बाय n को रिप्लेस किया 1 बाय एवोगाड्रो नंबर। 1 बाय एवोगाड्रो नंबर RT बाय P, और इस R बाय एवोगाड्रो नंबर को हटाए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसका दूसरा फॉर्मूला 1 बाय √2 पाई R बाय NA बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB T बाय P। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। डेरिवेशन इसलिए समझे हुए कैसे कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। हो सकता है बीच के किसी स्टेप पर ऑप्शन टिक मारने आ जाए, तो किस तरह से मैंने मॉडिफाई किया, बट फाइनली ये रिजल्ट। रखना बस वही जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कैसे मॉडिफाई किए बच्चे, ये सीखना है अपने को। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। मोल का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल का 2 फार्मूला यूज किया। मोल कंसेप्ट में पढ़ोगे 6, 7, 8 फार्मूले हैं, तो यहाँ 2 फार्मूला यूज किया। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गैस का मास दिया रहे तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज नंबर ऑफ मोल। तो 2 नंबर ऑफ मोल का फार्मूला यहाँ यूज किया। बाकी 4-5 फार्मूला और पढ़ोगे मोल कंसेप्ट में। समझ में आ गया मॉडिफिकेशन ये? Yes, sir.
ये हो गया अपना मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब आगे हेडिंग बनाओ। काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग बनाइए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले मुझे बिना कॉपी देखे किसको याद है लास्ट क्लास में प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या था? याद दिलाओ। प्रेशर ऑफ गैस, किसी डब्बे में प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या ड्राइव किए थे, जल्दी से याद दिलाओ। N upon 1/3। ऊपर क्या था? m, और क्या था? n, और क्या था? v स्क्वायर का मीन, ये तो था। लिखो। और इसमें n नंबर ऑफ मोल नहीं है, नंबर डेंसिटी, n नंबर अपॉन वॉल्यूम। डायरेक्ट बच्चे डायरेक्ट टिक मारने आएगा जो एनसीईआरटी फॉर्मूला है। प्रेशर ऑफ गैस 1/3 mn v स्क्वायर, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। डायरेक्ट बच्चे टिक मारने आएगा जो खासकर एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसको मैंने फिर मॉडिफाई किया था, बट मेन जो डबल लेके ड्राइव किए थे फॉर्मूला था 1/3 mn v स्क्वायर, 1/3 mn v स्क्वायर, ये फॉर्मूला ड्राइव किए थे। m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लिया, आगे चले। अब देखो इस फॉर्मूले से मॉडिफाई करेंगे 2-3 रिजल्ट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, जो डायरेक्ट रटना भी है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, सीखो बच्चे इसका मॉडिफिकेशन। P, ठीक है, P इक्वल टू m/3, n को रिप्लेस किया, नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वो रहा v स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हो गया। v को ऊपर ले आओ, v को ऊपर ले आओ, आप भी लिखते जाओ, आप भी रुको नहीं। p इंटू वी को ऊपर ले आओ, v को ऊपर ले आए, इधर v ऊपर आ गया, n/3 को अलग रखो, n/3 v पर आ गया, और इस mv स्क्वायर खुद से 2 से मल्टीप्लाई, खुद से 2 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड किए? क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। n को रिप्लेस किया, नंबर अपॉन वॉल्यूम, v को यहां ले आए, बाकी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। यहां तक लिखो, यहां तक लिखो। और अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। ये हाफ mv स्क्वायर हुआ एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और n से भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये निकल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। बच्चे एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, n पार्टिकल है तो ये हाफ mv स्क्वायर निकला एक पार्टिकल की एनर्जी, और n से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल तो निकल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल। तो PV इक्वल टू 2/3 बच गया, 2/3 E। एनसीईआरटी ने ये लिखा है एक रिलेशन, E इज द टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल, जितने पार्टिकल हैं सभी की काइनेटिक एनर्जी। लिख लो यहां तक, PV इक्वल टू 2/3 E। अब ये सब फॉर्मूला स्टेट्स ऑफ मैटर में कहीं नहीं है, बट केमिस्ट्री में क्वेश्चन सीधे टिक मारने वाला आया है, बताओ फॉर्मूला। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर में नहीं है, इसलिए केटीजी पढ़ने के बाद केमिस्ट्री वाले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो यही सब फॉर्मूला देख के वहां पर होल्ड किया कि ये सब बता दे, केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर में कहीं नहीं है, बट क्वेश्चन वहां ये सब आते हैं। समझ में आ गया?
हाफ एम वी स्क्वायर, एक पार्टिकल की एनर्जी। तो डब्बे में n पार्टिकल है तो n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल। तो जो हाँ E है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल। लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। अब सुनो, एनसीईआरटी में ये फार्मूला है और बाकी दुनिया के जो सारे बुक पढ़ोगे वहां पर फार्मूला ये नहीं है। वहां पर फार्मूला जो ये लिखा हुआ है, सारे बुक में फार्मूला ये नहीं, बाकी सभी बुक में फार्मूला ये लिखा होता है। P इक्वल टू, इवन एग्जाम में आए हुए भी 2/3। अब ध्यान सुनना, अगर ये फॉर्मूला एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है तो E है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो, इफ वॉल्यूम 1 कर दो, मीन्स यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला कब? जब इस V को कम कर दो, सॉरी 1 कर दो और V 1 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो अगर फॉर्मूला कहीं ये टिक मारने आ रहा है तो E जो है वो एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो ये रहा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका एक नाम और है एनर्जी डेंसिटी। तो एनसीईआरटी में फॉर्मूला ये लिखा है कि बाकी सभी बुक में जितने एग्जाम में आए हुए सब जगह ये लिखा होता है। तो यहां पर नीचे ऐड कर दो, इफ वॉल्यूम इक्वल टू 1, इफ V इक्वल टू 1, देन P इक्वल टू 2/3। तो उस कंडीशन में E एनर्जी नहीं, वॉल्यूम 1 कर दिए हैं, तो ये जो E होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आपने V को रिप्लेस कर दिया 1 से। इफ V रिप्लेस बाय 1, देन दिस टर्म E नॉट काइनेटिक एनर्जी, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नॉन एज एनर्जी डेंसिटी। तो जो एनसीईआरटी लिखा हुआ वो भी रटना है, छोड़ना नहीं है। टिक मारना ये भी आ सकता है, टिक मारना ये भी, बट आज तक किसी भी एग्जाम में आया है तो ये आया है, डायरेक्ट ये टिक मारना है। क्या सोच के आंसर लिखा है दिक्कत पता नहीं, बट सही तो यही है। बट इफ V इक्वल टू 1, then this formula converted P equal to 2/3E, and E is the energy per unit volume, energy density. Energy density. Energy density. एनर्जी डेंसिटी। आंसर। चलो यहां तक पहुंच गए। तो एक आ गया फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। एक फॉर्मूला बन गया, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, जो डायरेक्ट रटना है। तो आज रटने वाला कितने फॉर्मूले हो गए? एक हो गया मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, जो लास्ट ईयर आया था 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला P इक्वल टू 2/3E, तो वहां पर E एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम नॉन एज एनर्जी डेंसिटी, नॉन एज एनर्जी डेंसिटी। चलो आगे फिर से सीखो, आगे फिर से सीखो हम क्या क्या करने वाले हैं। ध्यान देना, अब वही जो सिखाया ना नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं उसी को यूज करने वाले हैं। एक फॉर्मूला और बनाने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंटरमीडिएट स्टेप को भी समझने की कोशिश करो, मोल कंसेप्ट सब में हेल्प होगा। आइए वापस लिख रहे हैं फिर से फॉर्मूला प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे? mNV स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ठीक है, इस बार मुझे देखो क्या निकालने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना, P इक्वल टू, निकाल लें फिर समझ आएगा क्या निकला ये। 1/3 n था नंबर अपॉन वॉल्यूम, n था नंबर अपॉन वॉल्यूम। हर एक स्टेप को समझना बच्चे, रटने की कोशिश मत करो, कैसे कैसे आ रहा है हर स्टेप को समझने की कोशिश करो, हर स्टेप को समझने की कोशिश करो। m/3, n को लिखा नंबर अपॉन वॉल्यूम इंटू V स्क्वायर का मीन। वॉल्यूम को यहां ले आए, P इंटू वॉल्यूम, P इंटू वॉल्यूम, m n डिवाइड बाय 3V स्क्वायर मीन। अब PV को रिप्लेस कर रहे हैं nRT से, यहाँ n नंबर ऑफ मोल है,
nRT इक्वल टू m/3 nv²। फटाफट आप भी यहाँ तक पहुंच लो, पहले स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। हो सकता है इसके जगह डायरेक्ट टिक मारने आ जाए, तो कैसे मॉडिफाई हो रहा है वो सीखना है, किस तरह से फॉर्मूला हम मॉडिफाई कर रहे हैं बच्चे, इसको सीखना है। तो इस मंथ का टारगेट है, इस मंथ के एंड होने से पहले या नीट के एग्जाम होने से पहले पूरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितना देर पढ़े हो 10 से प्लस क्वेश्चन, जो भी दोपहर बैच स्टार्ट हुआ है, जो 10 प्लस क्वेश्चन आपको दिखेगा और बनेगा, दिखेगा नहीं बनेगा। डन सर। चलो यहां तक पहुंच गए, अब देखे इसको और क्या मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, अब और क्या मॉडिफाई हम करने वाले हैं। ठीक है, क्या मॉडिफाई करने वाले हैं, ध्यान दो ध्यान दो। अब हम क्या करने वाले हैं, बताए थे कुछ देर पहले, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है, क्या करने वाले हैं, रुक जाओ, नंबर ऑफ मोल बाय एन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल को हम 1/NA लिख सकते हैं। इस चीज को हम रिप्लेस करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल बाय एन। तो नंबर ऑफ मोल बाय एन, नंबर ऑफ मोल बाय एन, पूरे स्टेप को समझना है बच्चे, रटना नहीं है। nRT, उधर से ले आए n को, n आ गए इस साइड, उधर क्या बचा m/3, 3 को भी ले आओ क्योंकि हाफ mv² बनाना है मुझे, 3 को भी ले आओ, 3 को भी इधर ले आओ, 3 भी आ गया। ठीक है, बाकी को रहने दो, बाकी रही क्या गया mv², बाकी बच क्या गया mv²। अब n नंबर ऑफ मोल बाय नंबर ऑफ पार्टिकल 1/Na, तो ये रहा 3RT, ये बन गया एवोगाड्रो नंबर। और ठीक है, एवोगाड्रो नंबर mv², लिखिए यहां तक आप भी। हर स्टेप को समझना है, कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटना तो बस एक ही फॉर्मूला, वो जो डेरिवेशन था एनसीईआरटी में रटना है वो है, उससे सब मॉडिफाई करना सीखो, किसी भी स्टेप को टिक मारने आ सकता है, हर स्टेप का मॉडिफिकेशन सीखो। सर हाँ बोलो बच्चे। ये वाला बता दो, 3RT रुक जा अपॉन NA। रुक जा रुक जा, एक बार फिर से कर रहे हैं। ये तो कोई डाउट नहीं है, m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n इज द नंबर डेंसिटी, नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने n को क्या लिखा, नंबर अपॉन वॉल्यूम, v को ऊपर ले आए, उधर रहा mnv²/3, और p इंटू वॉल्यूम, आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू nRT, तो इस PV को लिखा nRT, और इस nRT में n और वो n डिफरेंट है, वो n है नंबर डेंसिटी, वो n है नंबर अपॉन वॉल्यूम, और ये n है नंबर ऑफ मोल। आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT में छोटा n नंबर ऑफ मोल होता है, और इस फॉर्मूले में n नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर डेंसिटी होता है। तो ये लिखा मैंने PV इक्वल टू nRT, ये रहा। अब इधर से 3 ऊपर आ गया, n नीचे आ गया, इधर कौन बच गया, सिर्फ mv² बच गया, इधर कौन बच गया, सिर्फ mv², 3 भी ऊपर, 3 ऊपर और n नीचे, 3 ऊपर और n नीचे। और बताए थे कहीं पर रखा हो, ठीक है, 60 मैंगो रखा हो, 60 मैंगो कितने दर्जन है, 60/12। तो जिस तरह एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 डिवाइड करते हो, वैसे एक मोल में होते हैं
एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6 × 10⁻23। तो वैसे नंबर ऑफ मोल सिखाए थे आज। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जिसका भी नंबर हो, नंबर ऑफ चॉकलेट ही हो, ठीक है। तुमने सपोज मेरे लिए 1 लाख चॉकलेट लेके आए, कितना दर्जन लेके आए, डिवाइड बाय 12। कितना मोल लेकर आए, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तुम अगर 1 लाख चॉकलेट मेरे लिए लेकर आए बच्चे, ठीक है, तो किसी ने पूछा सर ये कितना दर्जन लेके आया, मैंने 12 से डिवाइड कर दिए, 12 से डिवाइड कर दो। कितना मोल लेके आया, तो डिवाइड कर दो 6 × 10⁻23। जिस तरह से एक दर्जन में 12 होते हैं, वैसे एक मोल में 6 × 10⁻23 होते हैं। बस एक काउंटिंग यूनिट है, ठीक है। तो वैसे क्या कर दिया हमने, नंबर ऑफ दर्जन निकालना हो तो नंबर ऑफ मैंगो डिवाइड बाय 12, वैसे ही नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो नंबर डिवाइड बाय 6 × 10⁻23, जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो अब मैंने क्या किया, इस कैपिटल एन को नीचे ले आया, तो नंबर ऑफ मोल बाय कैपिटल एन, 1/n ए वो बता रहा है एवोगाड्रो नंबर है, ये एन जो है वो एवोगाड्रो नंबर है। तो नंबर ऑफ मोल बाय एन, तो नंबर ऑफ मोल बाय एन को क्या लिखा मैंने, 1/na, तो na नीचे आ गया। आप समझ में आया बच्चे? Yes, आप समझ में sir. यहां तक आया? Yes, sir. फाइनली देखो अब क्या करने वाले हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय हाफ। सोचो ये m किसका था, एक मॉलिक्यूल का मास था, ये एक मॉलिक्यूल का था, सबका नहीं था। ये m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, v स्पीड ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अब मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड। अच्छा अगले स्टेप में बताए थे कुछ देर पहले, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3 kBT इक्वल टू mv स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाय हाफ। दो साइड हाफ से डिवाइड कर दो। क्यों हाफ से डिवाइड किए, यही तो निकालनी थी, हाफ mv स्क्वायर। एक मॉलिक्यूल का है बच्चे, ये जो m है एक मॉलिक्यूल का मास है, तो ये निकल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आएगा, देखो ऑप्शन रहेगा वेरिएबल में तो कोई भी बीच वाले स्टेप पे टिक मारने आ सकता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो ये हाफ mv स्क्वायर निकला एक मॉलिक्यूल के। बच्चे जब हम दोबारा कभी पूछेंगे तो तुमसे मैं पूछूंगा काइनेटिक एनर्जी बताओ वन मॉलिक्यूल की, रट्टा ये मारना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 3/2 kT। रट्टा ये मारना है। दोबारा मैं पूछूंगा तो इंटरमीडिएट स्टेप नहीं, ये मैं पूछूंगा मैं कि बताओ तुम्हारे कमरे में जो ऑक्सीजन है, या जो भी गैस है, उसकी निकालो एनर्जी। 3/2 kT कमरे का टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। रट्टा ये मारना है, ड्राइव मुझे ये करना था, बट हर स्टेप को समझना है। वेरिएबल में ऑप्शन रहेगा तो कोई सा भी बीच का स्टेप टिक मारने आ सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वैल्यू रख के, तो रट्टा ये मारना है 3/2 kT। अब ये सब फार्मूला स्टेट्स ऑफ मैटर में यूज किया है। खाओ ये सब फार्मूला स्टेट्स ऑफ मैटर में कहीं लिखा नहीं, तो ये सब फार्मूला स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री वाले बुक में ये सब फार्मूला कहीं लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सोच के दिया है पता नहीं, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया कि पहले इसको मैं पूरा कर दूं तो तुमको बेटर वो समझ में आएगा। तो ये अब मैं जब पूछूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोल मत लिखना भाई, मैं आधा छोड़ दिया, वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 3/2 kT। K is the Boltzmann constant, 3/2 kT। जब भी मैं पूछूंगा इसका आंसर आना चाहिए, डायरेक्ट तुम्हारे पास आना चाहिए। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर से, चुपले लिखते फॉर्मूला फिर बताएंगे कहां से आया, ठीक है। देखो देख से, अब जो लिखने वाला हूं नीचे डायरेक्टर टॉप, फिर समझाएंगे कहां से आया। काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछा जाए ऑफ वन मोल, पहले लिख लो, डायरेक्ट समझाएंगे। वन मोल का पूछा जाए तो 3/2 RT पर लिख देते हैं हम पहले पूरा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल की काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो फार्मूला 3/2 nRT, पहले लिख लो डायरेक्ट।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल पूछा जा, जो अभी प्रूफ किए थे। वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, where k is the Boltzmann constant। ये तीनों लिख लो पहले, इससे ये दो कैसे कन्वर्ट हुआ बता देंगे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, एक n मोल का तो 3/2 nRT, एक मॉलिक्यूल जो भी प्रूफ किए 3/2 kT, और k क्या था, k क्या था R/n, और R क्या था गैस कांस्टेंट, और n एवोगाड्रो नंबर। आज का ये रिजल्ट बहुत ही बच्चे इंपॉर्टेंट है। दैट क्वेश्चन यहां से। Done, sir. Done, sir. ठीक है, आते वापस इसको मैंने कैसे मॉडिफाई किया। अब सुनो बच्चे, इस फॉर्मूले में लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए लगेगा ही नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं लगेगा? इसके लिए स्टेट्स ऑफ मैटर की पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, या केटीजी में जो अपन ड्राइव किए परसों वाली क्लास, हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी दीवार से टकराने जा रहा है। हम लोग जो लिए थे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ वॉल, और जो वापस आया, तो जो फार्मूला ये ड्राइव किया गया एक स्फेरिकल एटम के लिए, मींस ओनली फॉर मोनोएटॉमिक। ये फार्मूला सिर्फ उसी एटम के लिए एप्लीकेबल है, उसी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन। N2 नहीं, N2 टूट गया, N अकेले के लिए। दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनो एटॉमिक गैस, सिर्फ उसी गैस के लिए है जिसमें मॉलिक्यूल दो एटम से नहीं मिलकर बना हुआ है, एक अकेला एटम है। दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस which have mono means single atom, इसमें सिर्फ एक अकेला एटम है। N2 हो तो नहीं लगेगा, अकेला N हो, वह N2 को तोड़ के अलग कर दे, एक अकेला N हो तो फार्मूला लगेगा। अगर N2 हो, O3 है, CH4 मीथेन है, तो मीथेन में तो यहाँ कितने हो गए, 4 1 5 5 एटम है, तो वहां ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कहीं ऊपर नोट कर लेना, अप्लीकेबल ओनली फॉर, इस फार्मूले में लिमिटेशन है। अप्लीकेबल रटना भी है, ऐसा नहीं है। अप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोएटॉमिक गैस, अप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोएटॉमिक गैस, जिसमें एक अकेला एटम हो, मतलब हीलियम हो, नियन हो, N2 का टूट गया, सिर्फ N हो, सिर्फ O हो, ठीक है, एक अकेला एटम हो, तभी लगेगा। अप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोएटॉमिक, जिसमें डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, तो वहां ये फार्मूला बच्चे नहीं लगेगा, वहां ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला एक ऐसा बनाना है जो अप्लीकेबल फॉर ऑल गैस, तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए। अप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोएटॉमिक गैस। अब इस फार्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करना है, और थोड़ा मॉडिफाई करना है कि जो हर गैस के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो मॉडिफिकेशन से पहले, उस मॉडिफिकेशन को समझने के लिए पहले मुझे समझाना पड़ेगा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे हेडिंग बनाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंबल F। सभी गैस के लिए अप्लाई करने के लिए पहले अपने को समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि आपको किस डिग्री तक घर वाले ने फ्रीडम दिया है। अब थोड़ा वही समझाना है मुझे, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको भी समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स पे समझा रहे हैं, ध्यान सुन लो।
Suppose a particle is moving along a straight line, you need only x coordinate, आपको सिर्फ x की जा काम है। सपोज y की ओर भाग रहा है तो x और z बताना ही नहीं है। तो सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यू नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, इट्स डायनामिक स्टेट। उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट इसको थोड़ा और अच्छे समझोगे तो नीचे पॉइंट लिखते जाओ। पहले पॉइंट देखो, कुछ एग्जांपल तो समझो। देखिए, if a particle is moving along a straight line, if a particle is moving along a straight line, then its degree of freedom, then its degree of freedom, then its degree of freedom is equal to 1. So to say, if a particle is moving along a straight line, then its degree of freedom f equal to 1, f equal to 1. दूसरा पॉइंट लिखो, if a particle is moving on a plane, if a particle is moving on a plane randomly, if a particle is moving on a plane randomly, then its degree of freedom, then its degree of freedom f equal to 2. Then its degree of freedom f equal to 2. तीसरा पॉइंट, if a particle is moving in space, if a particle is moving in space randomly, in space randomly, then f equal to 3. Then f equal to 3. Then f equal to 3. नीचे थोड़ा सा डिफाइन कर लो जो लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखो, इसको दो तरीके से डिफाइन करेंगे। ये लिख लो, लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, it is the total number of independent coordinates, it is the total number of, it is the total number of independent coordinates which must be known, which must be known to completely specify the, completely specify the position, completely specify the position and configuration, position and configuration of dynamical system, of dynamical system is known as, is known as degree of freedom, is known as degree of freedom. एक दूसरा डेफिनेशन ये भी लिखो, फिर समझाते हैं। देखो, every kind of molecule, every kind of molecule has a certain number f, every kind of molecule has a certain number f, certain number f of degree of freedom, of degree of freedom, which are independent way, which are independent ways in which the molecule can store energy. चलो अब दोबारा फिर से समझो। यहां आपने दो देखा, इसके पहले क्या था? It is the minimum number of coordinate which can specify
कंप्लीटली पोजीशन एंड डायनामिक स्टेट, और दूसरा बताया कि पार्टिकल के पास कितने इंडिपेंडेंट टाइप की एनर्जी है। याद लो, विच आर इंडिपेंडेंट वेज इन विच द मॉलिक्यूल कैन स्टोर एनर्जी। तो मॉलिक्यूल के पास कितने टाइप की एनर्जी है और इसके पहले कितने टाइप से उसकी पोजीशन या उसकी मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समझो इसको। विजुअलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार सुनिए, जो पहला डेफिनेशन था, ठीक है, सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मान लो बच्चे एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो पार्टिकल सिर्फ इधर जा रहा है, तो तुमको सिर्फ बताना है सर कहां पर है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 12। सिर्फ x कोऑर्डिनेट बदल रहा है। ठीक है, दूसरा हमने पॉइंट लिखवाया था, ध्यान सुनो। सपोज पार्टिकल इधर जा रहा है, ध्यान सुनना, इधर जा रहा है, किसी ने एक्स वाई, जो नॉर्मल होता है, हम लोग नॉर्मली हम लोग एक्स वाई इधर लेते हैं, सर ये है एक्स ये है वाई, तो इसके अकॉर्डिंगली इस पार्टिकल का एक्स और वाई दोनों बदल रहा है। बट बच्चे ये फिक्स रूल नहीं है कि कभी हमेशा तुम एक्स लो इधर ही। सपोज किसी का मन हुआ, सर मैं मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल यहां से इधर जा रहा है सर, तो ऐसा करें कि हम एक्स बच्चे हम कहीं ले सकते हैं। किसी का मन हुआ सर मैं एक्स लूं यहां और वाई ये हो गया, तो बच्चे इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए, और यहां तुमने एक्स वाई लिए तो एक्स वाई दोनों बदल रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द मिनिमम कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको एक्सिस कहीं भी घुमा के ले लो, मिनिमम चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस which specify completely its position, its motion, जो भी हो। तो ये एक्सिस एक्स वाई लेना गलत है और ये सही है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम की बात करता है, इसलिए लिखवाए थे। अगर ध्यान सुनो, अगर इस प्लेन में रैंडमली मूव कर रहा है मॉलिक्यूल, तब तो कहीं तुम मान लो एक्स वाई, तो दो कोऑर्डिनेट तो बदलेगा बदलेगा। स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो सिर्फ तुम्हारा एक्स से काम चल जाएगा, इसलिए पॉइंट लिखवाया था। If a particle is moving on a plane randomly move कर रहा है, तो एक्स वाई दोनों बदलेगा स्पेस में। अब मान लो आपके घर में एक मच्छर कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में गया, अब स्ट्रेट लाइन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ठीक है, और रैंडमली गया तो उसका एक्स वाई जेड तीनों बदल रहा है, इसलिए मैंने वर्ड लिखवाया रैंडमली। रैंडमली मूव करे तो एक्स वाई जेड तीनों बदलेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है, अब बताओ, जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम, मॉलिक्यूल का एक्स वाई जेड तीनों बदल रहा है, तीनों बदल रहा है। इट मींस मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों बदल रहा है। सेकेंड डेफिनेशन क्या था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी बताता है कि पार्टिकल के पास कितनी टाइप की एनर्जी है। कुछ एग्जांपल और ऐड करो, ध्यान दो बच्चे। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, जब पढ़ोगे वर्क एनर्जी, ये जा रहा है v स्पीड से, तो सर इसके पास बस हाफ mv² है, और कोई एनर्जी है ओनली हाफ mv², तो इसके पास सिर्फ हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी जो है इसके पास है ओनली हाफ mv²। तो सर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके पास भी 1 है। इट हैव ओनली 1 एनर्जी हाफ mv²। तो जो सेकंड डेफिनेशन था वो ये भी बताता है कि पार्टिकल के पास कितनी अलग अलग टाइप की एनर्जी है। और सुनो, आपके घर में पंखा घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं घूम रहा है, आगे मूव नहीं कर रहा है। जब पढ़ोगे रोटेशनल, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वहीं का वहीं घूम रहा है, उसका फॉर्मूला कुछ और होता है, पढ़ोगे रोटेशनल में। तो ये यहीं का यहीं घूम रहा है, तो वैसे हम फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन अभी फॉर्मूला तुमको समझ में आएगा नहीं। वहां पढ़ोगे मास इनर्शिया, तो यहां होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंबल आई होता है। वेलोसिटी, घूमता तो बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये सब फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दिया। इसके पास कौन सी एनर्जी है, तो ये वाली एनर्जी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास सिर्फ एक टाइप की एनर्जी है रोटेशनल, तो सर इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो कितने टाइप की एनर्जी है, तो नीचे वाले के पास भी सिर्फ 1 है। अगर आगे पढ़ोगे, अगर तुमने किसी बॉल को तुमने आगे की ओर हिट किया, तो बॉल आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है,
बॉल ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। तो बच्चे इसमें हाफ एम वी स्क्वायर भी है और रोटेशनल बना भी है। इसके पास दो टाइप की एनर्जी है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो कुछ ये सभी एग्जाम्पल लिखते जाओ। फाइनली आना है गैस पर ही। तो जो सेकेंड डेफिनेशन था वो एनर्जी की बात कर रहा था। फर्स्ट जो था वो उसकी पोजीशन, उसकी डायनामिक स्टेट को बता रहा था। Done, sir. ठीक है, और सुनो, और सुनो, और सुनो। मान लो ये जब पढ़ोगे वर्क एनर्जी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, ये हिल रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो बच्चे, पढ़ोगे जब स्प्रिंग के बारे में, तो तुम स्प्रिंग को खींचते हो, तुमने वर्क किया तो तुम्हारी एनर्जी स्प्रिंग में गई, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब खींचते हो उसके अंदर जो एनर्जी गई। तो ध्यान दो, ये जब ऑसिलेट कर रहा है तो एनर्जी यहां भी है और एनर्जी यहां भी है। स्प्रिंग के पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। तो इस सिस्टम के पास दो टाइप की एनर्जी है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल है? इलास्टिक पोटेंशियल है। कौन सी पोटेंशियल है? तो ये इलास्टिक पोटेंशियल है। सोचा आज पूरा होगा, नहीं होगा। एक क्लास और लगेगा तब जाके केटीजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक क्लास और फिर एक क्लास और लगेगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब अगले वीक तक पूरा अच्छे से हो पाएगा। लिख लिया आपने इसको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब इसके बाद हम वो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने वाले हैं जो कि अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आइए, ये आपके सामने किसी सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में, अब ये पेन में जो एटम है, जो पेन में एटम है, वो एटम यहां से वहां भाग नहीं रहा है, ठीक है, गैस तो है नहीं है, ठीक है। तो ये एटम यही वाइब्रेट कर रहा है। तो इन सॉलिड एटम वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। बच्चे जो इस पेन में जो किसी एटम को देखो, इधर भी हिल रहा है, इधर भी हिल रहा है, इधर भी हिल रहा है, तो सब इधर हिलने के कारण हाफ एम बी स्क्वायर और इलास्टिक पोटेंशियल। तो सिर्फ इधर हिलता तो 2, इधर भी हिलता तो 2, इधर भी हिलता तो 2। और किसी सॉलिड में एटम वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, किसी सॉलिड में किसी एक एटम के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 6 है। 2 along x, 2 along y और 2 along z। दैट पॉइंट लिखो। इन सॉलिड एटम वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। In solid, atom vibrate in all direction. So it have a 6 degree of freedom. It have a 6 degree of freedom. जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। It have a 6 degree of freedom due to vibrational motion. Due to vibrational motion. Due to vibrational motion. तो किसी सॉलिड में पूछा जाए किसी एक एटम की, तो बच्चे वहां पर एटम अपने स्पेस को छोड़कर यहां से वहां नहीं जा रहा है, ठीक है, वो सिर्फ अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है। इट हैव 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इट। कुछ चीज यहां थोड़ा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आओ, चलो को पहले इसके पहले आइए, ध्यान दो बच्चे। एक अकेला आइटम कोई दिक्कत नहीं, रैंडम में जा रहा है।
अब जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, जो दो एटम वाले होते हैं, तो वो स्पेस में सीधे ये नहीं जाता है, घूमता भी है और रैंडमली जा भी रहा है। ध्यान सुनो, जो डायटोमिक है, देखिए ये अधिक बेटर समझ में आएगा जब पढ़ोगे रोटेशनल डायनामिक्स, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, ठीक है। बट यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा रख लेना है पर सुनो। अब जो जो मॉलिक्यूल डायटोमिक है वो रैंडमली जाता भी है और घूमता भी है, मतलब उसमें घूमने वाली भी एनर्जी है और जाने वाली भी एनर्जी है, ठीक है। तो जाने वाली, रैंडम जाने वाली, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, तो जाने वाला एनर्जी तो 3 हो गया जो पढ़े थे, ड्यू टू, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जब सीधे जाता है बच्चे उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन along x, along y, along z, बच्चे मोनोएटॉमिक हो या डायटोमिक हो, सभी का मोशन रैंडम मोशन। तो काइनेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर वाला, उसके कारण 3 तो सबके पास है, चाहे वो मोनो हो, डाई हो या पॉलीएटॉमिक हो, सबके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो है ही, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। हाफ एम बी स्क्वायर वाले मोशन बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब जो डायटोमिक स्पेस में घूमता भी है और जाता भी है, तो घूमने वाली भी एनर्जी है, वही यहां दिखाया गया है। अब देखो बच्चे, ये डायटोमिक है, एक M1 M2 ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखाया गया है, ये जो डायटोमिक है, ये मान लो 2 हाथ है, ये डायटोमिक है, ये ऐसा भी घूम ऐसा भी घूम रहा है, ठीक है, ये ऐसा भी यहाँ घूम रहा है। तो ये दिखाया गया है, ये इस एक्सिस के अबाउट में ये घूम रहा है, ठीक है। एक इधर एक्सिस है तो इसको एक इधर से घूम रहा है। मतलब बच्चे ऐसा समझो, मैं कुछ लाता हूँ, ठीक है। मान लो ये पेन से 2 डायटोमिक है, एक एटम इधर है, एक इधर है, ठीक है। अब ये यहां सुनो, ये इधर से भी घूम रहा है, तो इधर के घूमने का एनर्जी एक इधर वाली एनर्जी हो गई और एक इधर वाली भी हो गई, एक इधर वाली भी हो गई, तो ये भी घूम रहा है। ध्यान सुनो, तो वही बताया गया कि यहाँ पर एक एटम यहाँ है, एक एटम यह है, ये घूम रहा है, मतलब ये रोटेट कर रहा है। तो एक रोटेशन है, वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये वाली एनर्जी है इसके पास। दूसरा, ये इधर भी घूम रहा है, तो एक तो ये घूम रहा है, ये एनर्जी हो गई। दूसरी, ये घूम रहा है, ये भी एनर्जी हो गई। तो मैंने एक्स वाली 2 एक्सिस की एनर्जी लेते हैं, तीसरे का एनर्जी नहीं लेते हैं, ये सिखाएंगे रोटेशन में। क्या सुनो, वहां ये सीखोगे, सिर्फ सुन लो, ध्यान सुनो। ये एक्सिस है, वहां ये पढ़ोगे, एक्सिस से जब मास दूर हो, ठीक है, एक्सिस से जब मास दूर हो तो उसी के पास एनर्जी होती है। तो ये घूम रहा है तो ये एनर्जी है, एक इधर घूमने वाली एनर्जी है, दूसरा एक इधर वाली है, और ये वाली एनर्जी काउंट नहीं करते हैं। जिस एक्सिस के ऊपर मॉलिक्यूल है वही काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एटम है एक्सिस के ऊपर ही है। वहां ये पढ़ोगे, अगर एटम एक्सिस के ऊपर ही हो तो उसके पास घूमने वाली एनर्जी नहीं होती है। तो वही दिखाया गया, 2 एटम है, तो देखो एक घूम रहा है वाई के अबाउट और एक घूम रहा है जेड के अबाउट, ये एक्स के अबाउट, तो ये इधर घूमेगा, तो ये दोनों एटम एक्सिस के ऊपर ही है। वहां पर होगा एक्सप्लेनेशन, अगर 2 एटम एक्सिस के ऊपर ही हो तो इसके पास घूमने वाली एनर्जी नहीं होती है। तो डायटोमिक में घूमने वाला एनर्जी 2 है और जाने वाला एनर्जी 3 है, तो इसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। आउट ऑफ 5, 3 ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन हाफ एम बी स्क्वायर और 2 ड्यू टू रोटेशनल मोशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो आगे, आगे लिखिए, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक गैस, डायटोमिक, F इक्वल टू 5, F इक्वल टू 5, F इक्वल टू 5, 3 ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, 3 ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, 3 due to translatory motion and 2 due to rotatory motion। आपसे कोई पूछे नहीं कैसा होता क्यों, लेके थोड़ा विजुअलाइज कर लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक 5, 3 ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी वही हाफ एम बी स्क्वायर वाला, और रोटेटरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला। तो डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, जो तुमको डायरेक्ट रट्टा मारना है। बट मैं डायग्राम से यहां समझा दिया, एक y के अबाउट घूम रहा है, एक z के अबाउट घूम रहा है। जिस एक्सिस के ऊपर ही घूमे उसके पास एनर्जी नहीं होती है, वो समझाएंगे आपको रोटेशन।
ये हो गया किस गैस के लिए? डाई एटॉमिक का। तो मोनो का 3, डाई का 5, डाई का 5। अब देखो ये हो गया डाई का 5, डाई का 5। एक ने लिया था मीथेन का, नहीं है इसमें। चलो अब सुनो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, ब्रैकेट में मीथेन कर दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक, हाँ यहां लिख लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ब्रैकेट में मीथेन, नॉन लीनियर, ब्रैकेट में मीथेन, F इक्वल टू 6, F इक्वल टू 6, F इक्वल टू 6, ब्रैकेट में 3 फॉर ट्रांस एंड 3 फॉर रोटेट, 3 फॉर ट्रांस 3 फॉर रोटेट। और ये बच्चे कॉलम बना लो, यही माइंड में सेट कर लेना है। मोनो एटॉमिक हीलियम, ट्रांस 3, रोटेट नहीं, टोटल 3। डायटोमिक एग्जांपल O2, ट्रांस 3, रोटेट 2, टोटल 5। नोट कर लो इसको। तो याद रखना है 3, 5, 6, मोनो 3, डाई 5 और पॉलीएटॉमिक 6। ये बिल्कुल माइंड में सेट रखना, ये चीज बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। लिख लिया आपने? यस सर। Yes, sir. इसमें इसमें इसी बच्चे और थोड़ा मॉडिफाई कर दो, ध्यान दो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कोई 3 आइटम वाला मॉलिक्यूल है, अगर वो 3 आइटम वाला सीधा एक ही लाइन में है, उसको बोलते हैं लीनियर ट्राइएटॉमिक, और बेंट हो गया, जैसे NH3 पढ़ोगे केमिकल में, वो बेंट हो जाता है, तो सभी एक लाइन पर आ जाए, जैसे CO2, ठीक है, CO2 में 3 आइटम है बट उसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। तो अगर बच्चे ट्राई भी हो बट लीनियर हो तो डायटोमिक्स में ऐड कर लेना, और ट्राई लीनियर, ट्राई भी हो बट सीधा स्ट्रक्चर हो तो 5 लेना है। पॉलीएटॉमिक में कह दो ट्राई नॉन लीनियर, अगर सभी एक लाइन पर एटम नहीं हो, CS4 हो गया, अमोनिया हो गया, सब पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में किसका स्ट्रक्चर बेंट है, किसका स्ट्रक्चर सीधा है। तो यहां ऐड कर देना डायटोमिक और ट्राइलीनियर। ट्राइलीनियर एग्जांपल कर दो CO2 लीनियर होता है, ट्राइलीनियर सीधा होता है, तीनों एटम एक लाइन में होता है। चलो बच्चे आज इतना ही, मुझे लगा एक क्लास और चाहिए, एक क्लास में बहुत KTG ऑलमोस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.